सबसे पहले जब ये मैप सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक मैं ओवरव्यू बता दूं कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया को देखने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा पूरा जो फोकस होगा वो होगा एशिया के ऊपर। ओके, और जब एशिया को समझना है मतलब कि हम बस एशिया को समझेंगे और इसमें भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपको कभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कभी लगे कि नहीं ये चीज बिल्कुल नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, मैं उसको हल करूंगा। और लाइव आने का पूरा मकसद यही है कि हमारा जो इंटरेक्शन है बना रहे। एल्स मैं क्या करता कि एक वीडियो बना के और अच्छा सा अपलोड कर देता, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता मैप को समझने के लिए। इसलिए आपका मेरा इंटरेक्शन जरूरी है यहाँ पर। और मैप सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। पहली बात ये कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे मैप्स यूज किए हैं, कुछ एटलस के मैप्स, कुछ वेबसाइट से खींचे हुए मैप्स और कुछ कुछ और भी जैसे गूगल फोटो जो वगैरह निकाल कर मैंने यूज करा है अपने इस पीपीटी में। तो वो जिनके भी मैप्स हैं वो रेस्पेक्टिव उसके ऑनर्स हैं और मैं उनके कहीं भी कॉपीराइट का ब्रीच नहीं कर रहा हूँ। बस एजुकेशनल पर्पस के लिए उनके मैप्स को मेरे द्वारा यूज किया गया है और जिनका मैप है साइड में उनका लिंक जो उन्होंने दे रखा है वो दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ओके। हाँ, अभिषेक कहते हैं कि एक रिक्वेस्ट है। हाँ अभिषेक, बिल्कुल बोलिए, क्या बात है। ओके। और दूसरा डिस्क्लेमर ये कि बहुत सारे मैप्स में, वैसे तो जो इंडियन मैप्स होते हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर को बहुत सही ढंग से दिखाया होता है, लेकिन इंटरनेशनल मैप्स बहुत जगह पर मैंने यूज किया है और उसमें वो कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरह दिखाते हैं। लेकिन मेरा कहीं से भी उस मैप को समर्थन नहीं है और मैं नहीं मानता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो पूरे तरीके से भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स वगैरह को सर्च करते हैं तो वहाँ वैसे मैप्स नज़र आते हैं और क्या सैडली हमें वो मैप यूज़ करना पड़ेगा। बट मेरा कहीं से भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं किसी भी तरीके के अलगाववाद को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ओके, हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें एशिया को समझना है तो हमें पता चलना चाहिए ना कि एशिया है कहाँ पर। तो रफली हम बता देंगे, जैसे कि मेरे हाथ में पेन है तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये वाला जो रीजन है मैं इसको एशिया कह रहा हूँ, या ये पूरा इस तरीके से बढ़ा के ये एशिया हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो एक महज एक बताने का तरीका हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होता है ना बात। जब बात आएगी कि आपने ही सही ढंग से बताइए कि एशिया है कहाँ पर, तो आपको उसकी बाउंड्री बतानी पड़ेगी। तो एशिया इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा कि ये आर्कटिक सर्कल हो गया, आर्कटिक सी है। नीचे में आपको ये इंडियन ओशन नजर आ रहा है। जब आप ईस्ट के तरफ देखते हैं तो यहाँ आपको पैसिफिक ओशन नजर आता है। और जब वेस्ट में देखते हैं तो ये आपको नजर आता है यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ यूरोप नजर आता है, ये मेडिटेरेनियन सी है। मतलब कहने का मतलब कि आप करीब करीब एशिया का लोकेशन बता सकते हैं दूसरे देशों के रेफरेंस में, दूसरे वाटर बॉडीज, दूसरे कंटिनेंट्स के रेफरेंस में। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप बता पाएंगे ना कि ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में, अगर अफ्रीका से अगर बताना हो तो कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में, आर्कटिक ओशन से कहेंगे कि साउथ में। इस तरीके से हम एशिया को बता पाएंगे, ठीक है। ओके। हाँ, तो अब एक बार मैं कमेंट पढ़ता चलता हूँ। तो यहाँ अंकित बता रहे हैं कि मैप्स आर अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ कंट्रीज। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक जो भी देशों का इंटरप्रिटेशन होता है उसी हिसाब से वो मैप को डिजाइन करते हैं। ओके। और थैंक्स अभिषेक, मैं इसी तरीके से चीजों को डील करता रहूंगा आगे भी। तो देखिए ये एक मैप है, जैसे कि हमारे दिमाग में एक रूढ़िवादी विचारधारा है कि हम एक ही तरीके के मैप्स को देखना और हमेशा देखना पसंद करते हैं, जिसमें कि बीच से पैसिफिक ओशन ऐसे कटा हो। इस तरीके का एक मैप जो है वो हम देखना चाहते हैं। लेकिन अलग ये मैप हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जब भी हम दिखाएंगे इधर नॉर्थ साउथ अमेरिका होगा, इधर अफ्रीका होगा और इधर पैसिफिक ओशन कटा होगा। लेकिन क्या हम कभी ऐसे नहीं मैप्स को देख सकते हैं? ये मैप का देखने का नजरिया है। आप मैप को कई तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एक मेरा ये मानना है कि ये वाला मैप समझने के लिए ज्यादा बेहतर है कि आपको एक बार में ओवरऑल पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है और आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ये जो यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है ये पैसिफिक ओशन और एशिया का बॉर्डर हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ एशिया का हिस्सा नजर आ रहा है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है कि हमें समझना पहले क्या है। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप को समझेंगे।
लेकिन पॉलिटिकल मैप को समझने के लिए, यानी कि ये अगर एशिया का ये कहें कि कंप्लीट मैप है और हमको पॉलिटिकल मैप समझना है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज होते हैं। मतलब अलग-अलग देशों की यहाँ पर बाउंड्री होंगी और कौन सा देश किसके साथ बॉर्डर बनाता है, कौन सा देश है किस पानी के बॉडी के साथ सटा हुआ है, ये पहले समझ लेंगे। और वो किस देश का किस देश के साथ कैसा समीकरण है, इक्वेशन है, इन चीज़ों को समझना होता है, ठीक? और एक कहलाता है ये फिजिकल मैप, जिसमें कि हम फिजिकल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है? जिसमें कि पहाड़, नदी, झील, झरना, ये सब कुछ आए। ओके, तो ये पहले देख लेते हैं कि ये एक कहेंगे कि कंप्लीट मैप है एशिया का। अब पूरा एशिया को जब आपको समझना है तो आप 2-3 हिस्सों में समझ सकते हैं। जैसे कि एक बार को कह दें पहले कि हम इस रीजन को समझना चाहते हैं, इस रीजन को समझना चाहते हैं और इस रीजन को समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यही तीनों जो रीजन है, मैं इसको 1 लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ और इसको 3 लिख रहा हूँ। ये तीनों जो रीजन हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनके से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इन जगहों से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अब इसको जब हमें कहना होता है, तो इसको हम सेंट्रल एशिया कह देते हैं। इस क्षेत्र को इंडो चाइना कहते हैं। हालाँकि इसका इंडिया और चाइना से डायरेक्ट कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों के कल्चर्स मिलते हैं इस क्षेत्र में और इस रीजन को हम इंडो चाइना कह दिए। और तीसरा हो गया मिडिल ईस्ट, ठीक है? अब जब हम इन चीज़ों को समझना शुरू करें, तो वन बाय वन पहले देखेंगे कि हाँ, ये है क्या? तो देखिए, ये सबसे पहले आपके सामने है सेंट्रल एशिया का मैप और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पॉलिटिकल मैप है। ओके। अब यहाँ पर ये 5 देश पर आपको ध्यान देना है जो कि अर्स्टवाइल यूएसएसआर के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब को ये अलग हो गए हैं और ये इंडिपेंडेंट देश हैं, ठीक है? इसमें आपको काजाकिस्तान नज़र आ रहा है, किर्गिस्तान नज़र आ रहा है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो खास बात ये है इन 5 देशों में कि ये पाँचों के पाँचों लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब हुआ कि इनको ओपन सी या ओपन ओशन का एक्सेस नहीं है और काजाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा-सा लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो अब इस तरीके से इस रीजन को आपको समझना है कि आप समझ सकें कि काजाकिस्तान जो है, वो उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर बना रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तुर्कमेनिस्तान भी है और ये ताजिकिस्तान से बिल्कुल हट के है। जब आप एससीओ को समझते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, तो इन देशों का हर बार चर्चा आता है, ठीक है? उसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, वहाँ अभी हाल में जो मीटिंग हुई थी, किर्गिज़ रिपब्लिक में हुई थी। तो ये किर्गिज़ रिपब्लिक क्यों इम्पोर्टेंट है और इंडिया के रेफरेंस में वो किधर दिखता है, इन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ एक वाटर बॉडीज़ भी नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है? अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ, आप सही ढंग से समझ पा रहे हैं ना उस चीज़ को? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहेंगे। ओके, तो ये देखिए, अब इनके कैपिटल्स को देख लेते हैं और इससे हमें आइडिया लगेगा कि जब हमें अरेंज करने को कभी मिल जाता है कि ये जो पांचों देश हैं, सेंट्रल एशिया के देश हैं, इनके कैपिटल्स को नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट अरेंज करना है, तो आप सही ढंग से इसे अरेंज कर पाए। ओके, तो ये काजाकिस्तान और इसकी कैपिटल तो यहाँ अस्ताना दी गई है, लेकिन नूर सुल्तान भी उसका ही दूसरा नेम है। इसी तरीके से ये किर्गिस्तान और उसकी राजधानी बिश्केक। उज़्बेकिस्तान ये हो गया ताशकंद, ताजिकिस्तान दुशानबे और तुर्कमेनिस्तान अशाकाबाद। तो अशाकाबाद एग्रीमेंट आप बहुत अच्छे से समझे होंगे जब हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो वाटर बॉडी है, ये है अरल सी। ये काफ़ी तेज़ी से श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस है कि ये जो अरल सी है इसको बचा लिया जाए कुछ भी प्रयास करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्टेशन हो रहा है, सेडिमेंट्स हो रहे हैं और ये तेज़ी से भर रहा है। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे कि अरल सी किन-किन देशों में पड़ता है, ठीक है? तो ये देखने से साफ पता चल गया आपको कि काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में है और देखने में थोड़ा-थोड़ा ये क्या काजू जैसा लग रहा है कि हाँ, ऐसे काजू का शेप है तो यहाँ से काज उठा लीजिए, यहाँ से यू ले लीजिए, तो काजू याद कर लीजिए। इस तरीके से कुछ भी, ताकि आपका जो एक माइंड में, दिमाग में ये छप जाए। और ध्यान दीजिएगा, ये सी नहीं है, हालाँकि ये कैस्पियन सी भी सी नहीं है, ये लेक है। लेक का मतलब होता है कि ये वाटर बॉडीज़ से घिरा रहे। सॉरी, मतलब कि लेक का मतलब होता है कि एक ऐसा जियोग्राफिकल एंटिटी जो कि लैंड मास से चारों तरफ से घिरा हो और उसका अपोजिट होता है आइलैंड, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है? तो लेक में और आइलैंड में आपको डिफरेंस पता चल गया। और ये कैस्पियन सी जो है, ये एक लेक है क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड मास से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड है और इसकी
कहीं भी ओपन सी से एक्सेस नहीं है। तो ये कायदे से तो एक लेक है, लेकिन इतना बड़ा है कि इसको हम लोग सी का दर्जा दे दिए हैं। तो ये सेंट्रल एशिया है। जब सेंट्रल एशिया के जगहों को, शहरों को आप सही ढंग से देख पा रहे हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपना हम फोकस ले चलते हैं इंडो चाइना क्षेत्र पर। ठीक है, ओके। तो इंडो चाइना में ये आप मैप देखिए, और यहाँ पर इन चीजों को देखना होगा आपको कि ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वियतनाम, यहाँ पर आपको कंबोडिया नजर आ रहा है जिसको कंपूचिया भी बोलते हैं, ये लाओस है, ये थाईलैंड है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपको म्यांमार भी नजर आ रहा है। अब देखिए, आपको ध्यान इस तरीके से देना है कि ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये कुछ देश हो गए यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज को टच कर रहा है। कंबोडिया भी टच कर रहा है, थाईलैंड तो करता है, म्यांमार भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही लैंड लॉक्ड कंट्री है और वो है लाओस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो लाओस जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इकलौता इंडो चाइना क्षेत्र का लैंड लॉक्ड कंट्री है। ओके, हाँ। और जब बात आती है तो आमू दरिया जो है ये अरल सी में जाके गिरने वाली नदी है, और श्री दरिया जो है ये कैस्पियन सी में। ठीक है, आप लोग इस तरीके से कमेंट करते रहिए, मैं आपके कमेंट्स को भी बीच बीच में देखता रहूंगा। तो देखिए, अब इन जगहों को देख लेते हैं, तो इनके राजधानी देख लेते हैं, कैपिटल देख लेते हैं। ठीक है, तो वियतनाम, और वियतनाम की राजधानी हो गई हनोई, लाओस वियत्यान, कंबोडिया नाम पे, और इस तरीके से यहाँ देखिए थाईलैंड की कैपिटल यहाँ पे बैंकॉक। अब आपको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, तो आप साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट अरेंज कर पाए चीजों को, कि हाँ हनोई ऊपर में है, उसके बाद वियत्यान है, फिर नॉम पे है, और फिर नंबर आता है इस तरीके से बैंकॉक का। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए इस तरीके का। तो ये एशिया से इंपॉर्टेंट है दूसरा रीजन। और देखिए, ये जो रीजन है यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल नजर आ रहा है, ये इंडियन ओशन का हिस्सा है, यहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड लिखा हुआ है, लेकिन अभी गल्फ वाटर बॉडीज को आप ध्यान मत दीजिए, आप बस कंट्रीज को देखिए, मैं गल्फ अलग से आपको दिखाऊंगा। क्या आप अभी तक बिल्कुल संतुष्ट हैं? सही से चल रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना अभी? ठीक है, अब हम चलते हैं और ये मिडिल ईस्ट रीजन को देखते हैं। ओके, मिडिल ईस्ट कहा जाता है क्योंकि जब पूरे ग्लोब को आप एक साथ देखते हैं, तो ये बीच का हिस्सा है, और ये इस तरीके से, जब वेस्ट वाले लोग, जो यूरोप के लोग हैं, वो देखते हैं तो उन्हें ये ईस्ट में नजर आता है, और इस तरीके से इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं। काफी डिस्प्यूटेड रीजन है, लेकिन काफी वेल रिच भी है। ठीक है, डिस्प्यूट्स क्यों है? कि दुनिया भर में यहाँ पर टेंशंस बने रहते हैं, और जो लोग हैं यहाँ पर मिनरल और रिसोर्सेज की वजह से एक दूसरे से कई बार टकराए भी हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ एक कंट्रीज नजर आ रही हैं। इसमें जो ये रीजन है, वैसे अगर आप रिलीजन के हिसाब से समझना चाहें, तो ये इस्लाम रिलीजन का हर्थ है, यानी कि यहीं से इस्लाम रिलीजन जो है उसका डेवलपमेंट हुआ है, और ये अभी भी सऊदी अरबिया या फिर ईरान जो हो गया, ये लीडर्स हैं इस्लाम के। ओके, अब इन कंट्रीज को बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री है, किसके साथ बॉर्डर बनाती है, किस वाटर बॉडी को टच करती है। ठीक है, जैसे कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी में कौन कौन से कंट्रीज टच होते हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक है कि आप तारीख याद रखिए, तो आप याद कर पाएंगे कि हाँ तारीख से हो गया। जैसे कि तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है, ए से हो गया अजरबैजान, आई से जो था टी ए आर जो है, तो आर से रशिया हो गया, आई से ईरान हो गया, और के से हो गया काजाकिस्तान। तो कैस्पियन सी में बॉर्डर करने वाले जो कंट्रीज हैं, उनको आप तारीख, TARIK, तारीख से याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे वो काजू मैंने कहा था, ये तारीख है। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अब इन चीजों को देखिए, ये काफी डिस्प्यूटेड रीजन है, हमेशा सीरिया, टर्की, कहीं पर ये कुर्दिस्तान का मामला है, ये अपने आप में लड़ रहे हैं, ईरान, इराक का भी यहाँ पर अटैक हो जाता है अमेरिका के तरफ से इस रीजन में। बस ये बात है कि इतना ज्यादा मिनरल रिच है, और ये आप जानते हैं, ये इसराइल और फिलिस्तीन का मामला है, ये हमेशा इसी तरीके से एक दूसरे से लड़ते भिड़ते टकराते रहते हैं। और इन सब का एक बड़ा ही खास वजह होता है, जियोग्राफी तय करती है कि कहाँ के लोग कहाँ के लोगों से लड़ेंगे, और जियोग्राफी ही तय करती है कि क्यों जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है वो हमेशा टेंशन का वजह बना रहता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट जियोग्राफी। क्यों?
ये वो सेंटर्स होते हैं जहां पर अगर कोई कंट्रोल कर लेता है तो या तो उसे इकोनॉमिकल पावर मिल जाती है, इकोनॉमिकल माइट मिल जाती है, या पॉलिटिकल माइट मिल जाती है। और ऐसे जगहों को कैप्चर करने में पूरी दुनिया लगी रहती है। जैसे कि जब ये अर्स्टवाइल यूएसएसआर हुआ करता था, तो ये जो पतला सा गलियारा है, अगर यहाँ पर कोई कैप्चर कर लेता है इन चीजों को, तो क्या हो जाएगा कि वो रसिया का जो है ना कनेक्शन तोड़ सकता है और रसिया को कमजोर कर सकता है। और उस समय यही किया गया, इस रीजन को डिस्प्यूटेड कर दिया गया, यहाँ के लोगों में एक अलगाववाद की विचारधारा पनपा दी गई और हमेशा यहाँ पर टेंशन पैदा किया गया। हालांकि ये वेल रिच जगह भी थे, तो यहाँ पर इस तरीके से टेंशन्स होते हैं। तो जियोग्राफी तय करता है कि कहाँ पर टेंशन्स होंगे, कहाँ नहीं होंगे। ठीक है, अब इन कंट्रीज को देखते हैं, तो इन कंट्रीज के एक बार कैपिटल्स को भी देखिए। ठीक है, जैसे कि आपको ये जब ईरान नजर आ रहा है, तो ईरान की राजधानी तेहरान हो गई। इराक, इराक की राजधानी बगदाद। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दो नदियां हैं, एक टाइग्रस है और एक टाइग्रिस और एक इफ्रूट्स यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। यानी कि अगर हिंदी में बोलें तो दजला और अफरात। ठीक है, देखिए जब ब्लैक सी की बात करेंगे हम, तो हम उसको यूरोप वाले टॉपिक में कवर करेंगे। अभी हम अपने को एशिया तक कन्फाइंड कर रहे हैं, नहीं तो फिर वैसे हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग फोकस करिए बस एशिया पर। ठीक है, तो देखिए ईरान और तेहरान हो गया। इसी तरीके से इराक की राजधानी हो गई बगदाद, यानी कि जहां पर टाइग्रिस और इफ्रूट्स यानी दजला और अफरात नदियां मिलती हैं। ओके, अब एक दिन मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या इराक जो है इसकी अ, ये लैंडलॉक्ड है या इसको एक्सेस है पर्शियन गल्फ का। तो जब इस पिक्चर को आप जूम करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि ये जो इराक देश है इसको छोटा मोटा एक्सेस जरूर है पर्शियन गल्फ का, यहाँ आपको पता चल रहा होगा। यानी कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ये भी बात तय हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये टर्की को देख रहे हैं और टर्की की राजधानी है अंकारा। देखिए दुनिया में ऐसे दो देश हैं जो कि एशिया में भी काउंट होते हैं और यूरोप में भी। एक है उसमें रशिया और दूसरा है टर्की। तो टर्की का ये हिस्सा जो इंडिया एशिया में है, और ये जो दिखाया गया है ऑरेंज कलर से जिसको कि कहते हैं यूरोप वाला टर्की, और उसकी कैपिटल आपको नजर आ रही है इस्तांबुल। ठीक है, जबकि इधर जो है हमारे एशिया में उसको अंकारा कहते हैं, और टर्की को कई बार सिक मैन को भी सिक मैन ऑफ यूरोप या सिक मैन ऑफ एशिया, इस तरीके के कई एक्रोनिम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है साइप्रस, और उसकी राजधानी है निकोसिया। लेकिन यहाँ पर भी कई तरीके के डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। कुछ हिस्से पर टर्की का अपना एक दबदबा है, दूसरे हिस्से पर ग्रीस का दबदबा है। ओके, अब ये सीरिया और इसकी राजधानी दमस्क हो गई। इसी तरीके से जॉर्डन और अम्मान, ये आप ये तेल अवीव और इजराइल जेरूसलम, इस क्षेत्र को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब नीचे आइए तो ये सऊदी अरबिया और इसकी राजधानी रियाद आप जानते हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। इसी तरीके से यहाँ पर बहरीन है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा ये बहरीन। ओके, ये आपको दोहा, दोहा कतर आपको नजर आ रहा है। यहाँ यमन देखिए, और यमन की ऐसे राजधानी तो है शना, लेकिन अदेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। इसी तरीके से ओमान, और ओमान की कैपिटल हो गई मस्कट। और इंडिया के ओमान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं अभी के लिए। और यहाँ का हमें एक जो इनका एयरपोर्ट है वो भी यूज करने का हमें एक आज़ादी मिल गया है कि हम इसे यूज कर सकते हैं अपने मिलिट्री पर्पस के लिए। इसी तरीके से आप ये यूनाइटेड अरब अमीरात जिनसे इंडिया का बहुत अच्छा रिश्ता है, और आप जानते हैं कि ये 7 अलग अलग अमीरात साथ में आए हैं और ये एक यूनाइटेड बनाए हैं अपना ग्रुप, तो इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। ओके, एक बार मैं कमेंट पर चला जाऊं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं अंकित आनंद एक्सिस है लिखे हैं, ज्यादा एक्सिस 90s से इराक में कुवैत पर हमला किया था। हाँ ठीक है, ये सब 90s वाली बात बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी हमें जानना पड़ता है कभी कभी। तो इस तरीके से ये जो एशिया के 3 इंपॉर्टेंट रीजन हैं, यानी कि सेंट्रल एशिया, इस तरीके से ये मिडिल ईस्ट और इंडो चाइना, अगर ये आपका कवर हो जाता है और इन तीनों जगहों पर आपकी क्लैरिटी हो जाती है, एकदम बिल्कुल पिक्चर साफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही अंकित, आपने दक्कम पोर्ट कहा, बहुत अच्छी बात है। ये ओमान का पोर्ट है जिसका एक्सेस इंडिया को मिला हुआ है। ओके, तो अगर इन चीजों को आप कैप्चर कर लेते हैं, और यहाँ पर कौन से देश हैं, कौन सी इसकी राजधानी है, नॉर्थ में कौन आएगा, साउथ में कौन आएगा, अगर इन चीजों को कवर कर लेते हैं सही ढंग से, तो आपका जो कहेंगे ना कि जैसे डॉक्टर क्या करते हैं कि आपका हार्ट बीट चेक करते हैं, या कहते हैं कि नब्ज पकड़ लेना, तो बस यही वो नब्ज है। कहने का मतलब ये अगर तीनों जगह पर आप कमांड कर लिए तो फिजिकल सॉरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है
उसमें आप इंडिया के जो भी मैपिंग इंडिया से एसोसिएटेड एशिया में जो भी जगहें हैं, आप उसको काफ़ी ईज़िली अब कर पाएँगे। ये तो मैं आपको एश्योर करा सकता हूँ। ठीक है? अब तक सब कुछ क्लियर है? हम आगे बढ़ें? एक बार को आप कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग सा ये सेशन है, तो मैं यहाँ पर अपना टेम्पो लगातार बरकरार नहीं रख सकता हूँ। आपकी हर बार मुझे कन्फर्मेशन चाहिए होती है। जय ने भी द कम कोड बताया है, बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप लोग काफ़ी सही ढंग से करेंट्स के अफेयर्स के चीज़ों को कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके, तो जब ये बातें हो जाती हैं यहाँ पर कि हम ये जो भी इम्पोर्टेंट जगह थे एशिया में, देश, उन्हें हम समझ लेते हैं, तब हम अब वन बाय वन वाले स्टेप पर चलते हैं। और आपको इसके लिए क्या है कि मैप होना ज़रूरी है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि या तो आपके पास ये एटलस होगी, ऑक्सफोर्ड कंपनी वाली, या जो ओरिएंट ब्लैक स्वन की एटलस है। यही दोनों काफ़ी पॉपुलर मैप्स हैं, और आप में इन दोनों में से कोई ना कोई होगा ही। जैसे कि ये ब्लैक स्वॉन का ये पिक्चर है, और ये उसका ही फिजिकल हिस्सा है। और ये वाली जो मैप है, ये ऑक्सफोर्ड की मैप है। ओके, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये ऑक्सफोर्ड। तो आप अब अपने मैप्स को खोल लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं खोला है। ओके, और मैं यूज़ करूँगा ऑक्सफोर्ड के मैप को, क्योंकि इस मैप से मुझे बहुत ही लगाव है। और ये मेरा मैप है, मेरा एटलस है, और इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मुझे कितनी दिलचस्पी रही होगी इन चीज़ों में, और किस तरीके से मैंने इन्हें मार्क करा है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा-मोटा यहाँ पर पीस ऑफ एडवाइस भी दूँगा कि मैप्स वगैरह जो है ना, इनको बहुत गंदा करना चाहिए। इनको ब जितना हो सके मार्क करिए, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा-सा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, और मतलब ये कि कौन-कौन से सीज़ हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो आपको पता होना चाहिए जब आप एशिया को कवर करने की सोच रहे हैं तो। ओके, तो सबसे पहले हम 3 वाटर बॉडीज़ को देखेंगे यहाँ पे, कारा सी, लेप्टेव सी और ईस्ट साइबेरिया सी। ठीक है? तो तीनों को पहले देख लेते हैं कि ये हैं कहाँ पर। तो ये वाली जो एटलस है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं इस क्षेत्र को ज़ूम कर रहा हूँ, ऊपर के रीजन को मैं ज़ूम कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देख पा रहे हैं आप, यानी कि मैं आर्कटिक रीजन एशिया में सबसे ऊपर चले गए। ये स्कूल एटलस है या स्टूडेंट एटलस, आपका सवाल है। तो ये वाली जो एटलस है, जो मेरे सामने खुली है, ये तो स्टूडेंट एटलस है। हालांकि स्कूल एटलस में भी इन चीज़ों को दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? तो देखिए, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये कारासी। तो कारासी आपको याद रखना है, यानी कि कारासी अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ, ये एशिया में ऊपर की तरफ है, आर्कटिक ओशन का ये हिस्सा है। तो देखिए, कोई भी अगर वाटर बॉडी है, सी है, यानी कि वो एक बड़े ओशन से कनेक्टेड होती है, वो इसका कहें कि एक माइनर सा हिस्सा होता है। तो ये आर्कटिक ओशन का रीजन हो गया कारासी। ठीक है? इसी तरीके से जो दूसरा वाटर बॉडी है, जो हमें जानना है, वो है लप्टेव सी। और तीसरा है ईस्ट साइबेरिया सी। ये तीनों आप देखिए अपने मैप में, और अगर मिल जाता है, सही ढंग से आप इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर पाते हैं, तो मुझे कंफर्म करिए कि हाँ सर, इन जगहों को मैंने देख लिया और मैं इन्हें समझ गया हूँ कि ये कहाँ पर हैं। अब देखिए, जैसे कि हाथ में बहुत लोग काड़ा पहनते हैं, तो काड़ा क्या होता है, हाथ में लपटा हुआ रहता है, तो काड़ा, ऐसे काड़ा कह लीजिए, लपटा हुआ है तो लपटेव है। और ये साइबेरिया रीजन की बात है, ये साइबेरिया तो आप जानते ही हैं कि ये रशिया में साइबेरिया है, और ये काफ़ी वहाँ का पिछड़ा इलाका है, उसे डेवलप करने की बात हो रही है, और इंडिया ने भी यहाँ पर बोला है कि वो डेवलप करेगा, साइबेरिया रीजन को डेवलप करने में मदद करेगा। तो साइबेरिया तो हर बार नज़र आता है, और ये जो यहाँ पर एक गाँव है, बरखुनियास गाँव है, जो कि हम आगे चल के यहाँ पर देखेंगे। बरखुनियास ये जो रीजन है यहाँ पर, ये दुनिया का कह लें कि जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों के रहने वाले जगह में ये सबसे ठंडा जगह है। वर्खुनियास विलेज की अगर बात करें तो, ठीक है, ड्राइएस्ट कोल्डेस्ट है। ठीक, तो ये तीनों जब आप देख लेते हैं, तब आगे हम देखेंगे यहाँ पर बेरिंग सी को। ठीक है, तो बेरिंग सी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एशिया को अलग करता है अमेरिका से। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें, तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये अलास्का वाला रीजन है इस तरीके से, और ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑलेशियन आइलैंड्स ऑफ यूएसए, और ये क्या हो गया, ये रशिया का हिस्सा हो गया। तो इन दोनों को अलग करने वाली जो वाटर बॉडी है, वो है बेरिंग सी। ठीक है, और
ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरा सा आपको आइडिया तो होना चाहिए। यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा इस रीजन पर, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है रशिया को, और ये आपको बेरिंग सी नजर आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा उसी में ये स्ट्रेट नजर आया है, लिखा हुआ बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, और यहाँ पर आपको चुकची सी याद रखना है, ठीक है। तो ये तीन चीज है, आप फिर से देखिए, यहाँ पर ईस्ट साइबेरिया सी था, यहाँ लपटेव नजर आ रहा है, और यहाँ पर देखिए ये कारा था जिसको कि हम लोग इधर देख चुके हैं। तो ये लपटेव ईस्ट साइबेरिया के बाद हम इधर आते हैं तो आपको यहाँ ऊपर में देखना है कि चुकची। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, और किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में मुझे क्वेश्चन नजर आया था कि ये चुकची कम्युनिटी के लोग कहाँ पर रहते हैं। तो अब इसी क्षेत्र में रहेंगे ना, जैसे तो ये जैसे लिखा हुआ है चुकोट रेंज या चुकोट रेंज, कहने का मतलब है कि अगर आप चुकची जानते तो एक बार को आप गेस कर सकते थे ना कि आर्कटिक रीजन में रहने वाले लोग हैं, इसलिए ये चुकची इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेट आप जानते हैं, स्ट्रेट यानी कि जल डमरू हो गया, यानी कि दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाला जो पतला सा वाटर बॉडी होता है उसको स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर ये आर्कटिक ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन है, और दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है ये पतला सा वाटर बॉडी जिसको कि बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। क्या अभी तक सब कुछ सही समझ आ रहा है, क्लियर है? अगर हाँ तो लेट मी नो। अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं सी ऑफ ऑक्टोस्क। इसको पढ़ते क्या है? ऑक्टोस्क। ऑक्टोस्क काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हम इस रीजन में आ गए, और ये मैं पहले थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आप समझ सकें जगहों को। तो ये देखिए ये बेरिंग सी हो गया। अब इसके बाद हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप अपने मैप में जाइए और चीजों को ध्यान से देखिए, तो आपको वहां पर सी ऑफ ऑक्टोस्क नजर आएगा, और यहाँ पर एक पेनिनसुला नजर आ रहा है, ये पेनिनसुला भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस पेनिनसुला को कहते हैं कामचटका पेनिनसुला, लिखा भी हुआ है आप देख सकते हैं, कामचटका पेनिनसुला। तो ये कामचटका पेनिनसुला है, और पेनिनसुला का मतलब आप जानते हैं कि एक ऐसा लैंडमास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। और ये पेनिनसुला के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, तीन साइड से पानी से घिरा है, और ये कामचटका पेनिनसुला और सी ऑफ ऑक्टोस्क आप याद कर लीजिए, समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ आगे हम देखेंगे सी ऑफ जापान, या इसी को ईस्ट सी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जापान हो गया, आप देख पा रहे हैं ना, जापान, जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है और वन ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड में से ये आता है। तो यहाँ पर ईस्ट सी लिखा हुआ है और सी ऑफ जापान भी लिखा हुआ है। तो आपको कभी भी ईस्ट सी और ईस्ट चाइना सी में कंफ्यूज नहीं होना है। ईस्ट चाइना सी अभी नीचे में है जिसको हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन ये है ईस्ट सी, और इसको कहते हैं सी ऑफ जापान, ठीक। यानी कि जब भी बात आए कि सी ऑफ जापान जो है वो जापान के वेस्ट में है और वो ईस्ट सी कहलाता है। थोड़ा सा अलग यहाँ पर कंट्रोवर्शियल है, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो वैसे तो ईस्ट समझने पर आपको इधर नहीं मार्क करना है, ईस्ट में नहीं है बल्कि जापान के वेस्ट में है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है, ओके। और देखिए ये जब ईस्ट सी है, यहाँ पर जापान है, तो इस साइड में आपको रशिया का हिस्सा नजर आ रहा है, और ये कोरियन पेनिनसुला है। वापिस से ही जब पेनिनसुला कह रहे हैं, यानी कि एक ऐसी लैंडमास है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हो, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ से पानी से घिरा है, और ये पेनिनसुला हो गया। कोरियन पेनिनसुला में दो देश हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया, ठीक। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं येलो सी को। येलो का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखते हैं कि जापान के चार आइलैंड्स हैं, तो चार मेजर आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। उनको अभी हम देखेंगे, अभी हम अपने को कन्फाइन करके रख रहे हैं वाटर बॉडीज तक, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपका कमेंट आया है साउथ कोरिया इसको ईस्ट सी, यहाँ आप क्या लिखे अंकित, सही ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको एक बार आप फिर से लिखिए अपनी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब येलो सी को देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको ईस्ट सी के नीचे में येलो सी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा येलो सी। क्यों येलो सी कहते हैं? हो सकता है यहाँ का पानी पीला होगा, लेकिन उसकी ये वजह है कि ये बिल्कुल सही बात है, कलर वाली बात है, लेकिन ऐसे सच पीला नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हुआंगो रिवर है, जो येलो रिवर जिसको कहते हैं, ये हुआंगो आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ। चलिए मैं आपको एक बढ़िया से मैप में इन चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर येलो रिवर आके गिर रही है, ठीक है।
येलो रिवर आके यहाँ पर गिर रही है, तो ये हो गया येलो सी। ठीक, हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि साउथ कोरिया इसको कहता है ईस्ट सी, क्योंकि उसके ईस्ट में है, और जापान जो है इसको सी ऑफ जापान कहता है। बिल्कुल सही बात है। अभी उस पर्सपेक्टिव को हम समझेंगे और हम लोग डिस्प्यूटेड रीजन्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये येलो सी हो गया, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको अगर नॉर्थ से साउथ अरेंज करना पड़े तो आपको मेरी बोली हुई बातें याद आए कि सबसे ऊपर चुकची था, फिर बेरिंग स्ट्रेट, फिर बेरिंग सी, फिर ऑक्टोस का नंबर आया था, और इसके बाद हम लोग सी ऑफ जापान या ईस्ट सी देखे थे। अब येलो सी को देख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, और जो हमारी अगली वाटर बॉडी है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी काफी सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये जब येलो सी देख लिए तो इसी के नीचे में आपको यहाँ पर ईस्ट चाइना सी नजर आ रहा है, और यहाँ पर कुछ एक आइलैंड्स हैं जो कि रियूकू आइलैंड्स वगैरह है। ये काफी कंट्रोवर्शियल हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छे से अभी समझेंगे, लेकिन आप अभी के लिए ये ईस्ट चाइना सी याद रख लीजिए। और ये देखिए, ये ताइवान, ये देश है, अपने को अलग देश मानता है, लेकिन चाइना कहता है कि ये अलग देश नहीं है। ये कई बार डिबेट्स इस पर होते भी हैं, आप सभी इन मुद्दों को समझते हैं। तो ये जो ताइवान है और ये जो मेन लैंड चाइना है, अगर चाइना को हम एक माने या कहें कि ताइवान और चाइना के बीच में एक छोटा सा स्ट्रेट है, पतली से स्ट्रेट है, जिसको कि ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। तो एक बार को आप ताइवान स्ट्रेट को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कि ये ताइवान से वेस्ट में है और ये चाइना से ईस्ट में है, ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, तो ईस्ट सी के बाद हम लोग देखेंगे, सॉरी ईस्ट चाइना सी के बाद अब देख रहे हैं साउथ चाइना सी को, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पर कई सारे देश हैं, अपना हक जमाने में लगे रहते हैं। यहाँ पर स्पार्टली और पार्सल आइलैंड्स, स्कारबोरो आइलैंड्स जो हैं काफी डिस्प्यूटेड हैं, और ये जो है साउथ चाइना सी कई देशों में बोन ऑफ कंटेंशन है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, यानी कि विवाद का मुद्दा है, और लगातार जो ये विवाद इनके बीच का ये बना हुआ है। ठीक है, अब आइलैंड्स में हम इनको विशेष देखेंगे, लेकिन नॉर्थ से साउथ अगर अरेंज करने को आपको कहा जाए तो ये तो याद रहेगा ना कि ईस्ट चाइना सी ऊपर है और साउथ चाइना सी नीचे है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे दो तीन वाटर बॉडीज को। एक इसमें है सुलू सी, सेलेबिस सी, बंदा सी, फ्लोरिस सी, या फ्लोर आप जो कह लीजिए। चारों को हम एक साथ देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये ईस्ट चाइना सी हो गया था, ये साउथ चाइना सी हो गया था। ठीक है, अब ये मैप जो है, लगता है कि इससे बेहतर मैं इस चीज में आपको दिखा सकता हूं। देखिए, यहाँ पर आपको ये फिलीपींस देश नजर आ रहा है, और उससे ही, और ये वाला जो इंडोनेशिया, और इस पर तीन देश हैं, ये जो बोर्नियो है यानी कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और बंदर सेरी बैगवान। तो ये बोर्नियो आइलैंड है, और इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे सुलू नजर आ रहा है, सुलू सी। ठीक है, इसके नीचे में ये सेलेविस सी। ठीक है, ये बंदा सी आपको इसके और नीचे में नजर आ रहा है, और यहाँ पर फ्लोरिस सी नजर आ रहा है। तो मुझसे कोई कह रहा था कि इन चीजों को कैसे याद रखा जाए, ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। तो देखिए, मैंने यही कहा था कि ये देखिए सुल्लू, यानी कि कह लीजिए कि सल्लू बोलते हैं ना सलमान को, तो सलमान है, सल्लू है, और वो सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिस हो गया। ठीक है, लेकिन है तो बंदा ही, इंसान ही है ना, तो बिंग हुमैन की प्रचार बातें करते हैं, तो बंदा हो गया सुल्लू, सेलिब्रिस मतलब सेलिब्रिटी बंदा है, और वो क्या कहाँ डांस करते हैं, तो फ्लोर पे। तो चार बातें आप याद रख सकते हैं कि सलमान यानी कि सुल्लू सिलेब हैं, और वो बंदा ही है, लेकिन बिंग हुमैन से भी एसोसिएटेड है, हुमैन तो बंदा ही होता है, और वो फ्लोर पे डांस करते हैं। तो ये जो चारों मेजर जो वाटर बॉडीज हैं, जो कि सब लोग भूल जाते हैं, और इनको कहाँ पर इनका लोकेशन है वो याद नहीं रख पाते हैं, इस सिंपल से आइडिया से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, क्योंकि इस तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आपका कम रिस्पॉन्स आ रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत कम ही लोग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम मलस्कर या मुलुक्का सी को। ध्यान दीजिएगा, ये मलक्का स्ट्रेट नहीं है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल चोक पॉइंट है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोलुक्का, मलक्का नहीं, मोलुक्का सी की, और यहाँ इसको मलस्कर भी कहते हैं। ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा, ये अब मैं इसको जरा क्लीन कर लूं अभी के लिए। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये बोर्नियो वाला रीजन, और ये सेलेविज आइलैंड है। तो ये सेलेविज के नाम से ही ये सेलेविज सी है। अगर सेलेविज को ऐसे देखें तो मेरे दिमाग में जो फिगर बना हुआ है कि एक चूहा टाइप का चीज है ये, और ये इसकी पूंछ है, कोई पकड़ के ऐसे उठा दिया है इसे, तो ये सेलेविज है। तो सेलेविज और बोर्नियो के बीच में आपको एक वाटर बॉडी नजर आ रही है, इसको कहते हैं
स्ट्रेट ऑफ मलस्कर। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक, और अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे जावा। जावा तो काफी इंपॉर्टेंट है ना, जावा आइलैंड के वजह से। ठीक है, जावा सुमात्रा, तो ये जो जावा आइलैंड है उसके ऊपर में नॉर्थ में यहाँ पर आपको जावा सी नजर आता है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जावा आइलैंड इधर है और सुंडा आइलैंड इधर है, और जावा ट्रेंच जो है वो इस क्षेत्र में है, यानी जावा सी से जावा ट्रेंच थोड़ा दूर है, इसको सुंडा ट्रेंच भी कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे तिमोर। तिमोर ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है और आप इसको कई बार सुने भी होंगे, और ये मैं अपने जो भी वीडियोज हैं, पुराने वीडियोज, उसमें मैं पूछ चुका हूँ कि ये तिमोर और आराफुरा कहाँ पर है। कई बार मैंने पूछा है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया और ये जो इंडोनेशिया है इसके बीच में कौन सी वाटर बॉडी है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो ये देखिए, वैसे तो ये न्यू गिनिया या पीएनजी जिसको कहते हैं, पपुआ न्यू गिनी, और ये ऑस्ट्रेलिया का, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये समझ पा रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। इस तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं, तो इनके बीच में ये आपको आराफुरा सेल्फ और आराफुरा सी नजर आ रहा है। ठीक है, यानी आर पार की बात हो रही है, आर पार कुछ भी आप कह लीजिए, आराफुरा, और यहीं पर आपको तिमोर भी सी नजर आ रहा है, यानी इंडोनेशिया के नीचे में आपको तिमोर और आराफुरा सी बताना है। यानी कि अगर एक बार क्विक रिवीजन करें, रिवीजन बहुत जरूरी है, तो हम लोग शुरू किए थे सबसे पहले यहाँ काड़ा सी, लपटेओ सी, ईस्ट साइबेरिया सी, इसके बाद हम लोग यहाँ पे चुकची को देखे थे, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट को देखे थे, सी ऑफ ऑक्टोस को देखे थे, और वहीं पर कामचटका पेनिनसुला को देखे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर सी ऑफ जापान, जिसको कि ईस्ट सी भी कहते हैं, इसे देख लिए। येलो सी देख लिए, चाइना के जहाँ पर येलो रिवर गिर रही है। और फिर हम लोग देखे यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। अब आगे चले तो हम लोग ये चार साथ में देखे कि सुलू है, सेलिब्रिटी है, बंदा है, और फ्लोर पर डांस कर रहा है। ये बातें हो जाती हैं। हम लोग यहाँ पे मलुक्का सी, मलस्कर देखे, जावा को देखे, तिमोर को देखे, आराफुरा को देखे। अब आगे हम तीन और सी को देखते हैं। अब ये है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और रेड सी। ये तीनों तो आप सभी जानते ही हैं, और बे ऑफ बंगाल में क्या ही बताना है, ये तो अपना है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी भी अपना है, और यहाँ पर रेड सी नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेड सी, यानी कि ये एशिया को अफ्रीका से बाइफरकेट करने का भी काम करता है। और यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, इसको हिंदी में लाल सागर बोलते हैं। ठीक है, इतना कुछ आप समझ लेते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि कहीं पर भी कोई विवाद होती है तो उसका जो विवाद का कारण है और विवाद क्यों है, कैसे इसको निपटाया जाए, और सब कुछ जो है ना उस जगह की जियोग्राफी तय करती है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और चोक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चोक मतलब क्या होता है, कहीं पे फंसा देना, रास्ता जाम कर देना, अटक जाना, कई शब्दों से इसे हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए, दुनिया भर में ऐसे कई सारे चोक पॉइंट्स हैं कि अगर आप इन चोक पॉइंट्स को बंद कर दें तो आप पूरा का पूरा कनेक्शन ही एक तरीके से खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान की किसी को जान लेनी हो और उसका वो गला घोंट दे, यानी कि सांस का सप्लाई बंद कर दे, तो इंसान मर जाएगा ना, चोक कर दिया गर्दन को। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर किसी भी तरीके के वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए इसी तरीके से ये चोक पॉइंट है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ काफी पतला है सी, और अगर इस वाटर बॉडी को यहाँ पर आप बंद कर देते हैं तो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पर, और अगर आप इस रीजन को चोक कर दिए तो आप क्या देखेंगे कि ये जो रीजन है ना, ये पूरे तरीके से बंद हो जाएगा, ये चोक हो जाएगा, और इसी से इन चीजों को चोक पॉइंट कहते हैं। तो एशिया में तीन चोक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पर, ठीक है, और एक ये मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, और यहाँ पर 3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो चोक पॉइंट है जिसको कहते हैं बाब एल मंदेब, इसे अभी हम देखेंगे। जो दूसरा चोक पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो तीसरा चोक पॉइंट है ये मलक्का। दूसरा जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और हम यहाँ पर सीज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ को देखेंगे। तो देखिए, बे और गल्फ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये वैसा रीजन हुआ जो कि मोर देन 75% या करीब 70% जो है इस तरीके से लैंड से घिरा हो, ऐसे वाटर बॉडीज को गल्फ कहते हैं। ठीक है, 3/4 या 3 साइड से आप जैसे बताना चाहें बता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट गल्फ्स हैं, इन्हें हम देखेंगे अभी के अभी। ठीक है, और यहाँ पर जय शर्मा ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया कि जो मैंने जो दूसरा चोक पॉइंट पूछा था तो उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और एक्सप्लोर अल्टीमेट यूजर आईडी ने भी इसका सही जवाब दिया है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं गल्फ ऑफ ओक।
तो देखिए ये जो गल्फ्स वगैरह होते हैं ना, जनरली किसी वाटर बॉडी के नाम पे या वहां पड़ने वाले किसी टेरिटरी के नाम पे या किसी लैंडमास के नाम पे कुछ भी ऐसा नाम रख देते हैं। जैसे गल्फ ऑफ ओब, तो ओब एक इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ही मशहूर नदी है, और उसके नाम पर हो गया गल्फ ऑफ ओब। जहां पर ओब नदी जाके गिर रही है, वो जो रीजन है वो गल्फ ऑफ ओब कहलाता है। ठीक है, तो ये मैप उतना साफ सुथरा रहा नहीं, यहाँ पर ओब नदी दिख रही है, लेकिन चलिए मैं आपको एक बढ़िया सुंदर से मैप में इन चीजों को दिखाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये ओब नदी है और ये जाके जहां पर गिर रही है तो ये कहलाता है गल्फ ऑफ ओब। यानी यहाँ पर सी है और यहीं पर से ये गल्फ बनना शुरू हो गया है। तो ये ओब नदी का ये डेल्टा है। ठीक है, अब आप वैसे भी जान लीजिए कि ओब एक इंपॉर्टेंट रिवर है रशिया की। ठीक है, और ओब नदी का जो डेल्टा है, ये जो गल्फ ऑफ ओब है, दुनिया का सबसे लंबा डेल्टा है। ये याद रख लीजिए, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए आपको 2-3 नदी याद रखना है जो कि रशिया के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उसमें आपको ओब नदी, लेना नदी या लीना जो कह लीजिए, और येनिसी, ओब, लीना, येनिसी, ये याद रखना है आपको। यूराल रिवर और यूराल माउंटेन तो आप जानते ही हैं, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। और यहाँ पर अभी हम लोग आमूर वगैरह को भी देखेंगे, आमूर फैल्कन नदियां आप और आमूर फैल्कन जो बर्ड्स हैं वो आप हमेशा से सुनते आए हैं, जानते हैं। तो ये आमूर नदी है, लेकिन हम नदी पर चर्चा अभी नहीं कर रहे थे, अभी हम देख रहे थे गल्फ ऑफ ओब। यानी कि कारासी हम देख चुके हैं और कारासी के पूरब में आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ ओब नजर आ रहा है, और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या इतना तक सब कुछ क्लियर है? अगर है तो लेट मी नो, एक बार कंफर्म करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर गल्फ ऑफ चिहली। गल्फ ऑफ चिहली जो है, इसको कई बार पो हाई भी कहते हैं। ठीक है, ये जो गल्फ है, इसको, ये कहां पर है, तो जब हम लोग देख रहे थे येलो सी, उस रीजन में चलना है। यानी कि जो हम इस रीजन की बात कर रहे थे, यहां पर आते हैं और इसको बेहतर तरीके से हम समझेंगे। ओके, चलिए एक बार को हम यहाँ आ गए और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये येलो सी है और यहाँ पर लिखा हुआ है बो हाई। कई सारे मैप्स में इसको पो हाई भी लिखा होता है। चलिए जरा सा मुझे वक्त दीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पर बो हाई लिखा हुआ है, यहाँ येलो रिवर आके गिर रही है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं गल्फ ऑफ चिहली। याद रख सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर याद नहीं रहे तो। इसमें बहुत ज्यादा मैं अब आपको यहाँ पर इस गल्फ को याद रखने के लिए प्रेशर नहीं बनाऊंगा, बट बाकी जो भी अभी तक बोल रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं टोंकिंग। तो आप टोंकिंग नाम से ही लग रहा होगा कि नानकिंग, चुनकिंग, टोंकिंग, ऐसे अगर नाम सुनाई देते हैं यानी कि वो चाइना से एसोसिएटेड है या चाइना से मिलते जुलते कल्चर से। ठीक है, तो ये कहां पर पड़ता है, तो गल्फ ऑफ वियतनाम में। यानी अभी हम आपको वियतनाम दिखा चुके हैं कि ये वियतनाम है कहां पर। ठीक है, तो अब उसी रीजन में चलते हैं, वियतनाम जिसकी राजधानी है हनोई। और देखिए यहां पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ टोंकिंग नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वियतनाम का जो ये सी है, सी ऑफ वियतनाम, या इस चीज को नहीं लिखा गया है, शायद दूसरे मैप में लिखा हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूं। ठीक है, इसमें भी नहीं लिखा है, ये तो हद ही हो गई। चलिए कोई बात नहीं। तो वियतनाम के ईस्ट में है, उसको कई बार वियतनाम से भी कह लेते हैं उस रीजन को, तो यहीं पर आपको गल्फ ऑफ टोंकिंग नजर आएगा। तो ये भी याद रख सकते हैं, नाम के हिसाब से बहुत सही है ये, चाइना के। और ये जो रीजन है जो कि पहले टोंकिंग का रीजन कहलाता था पुराने जमाने में। अब देखिए गल्फ ऑफ थाईलैंड, तो थाईलैंड जो एक देश है, और यहाँ पर थाईलैंड के बगल में यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड लिखा हुआ है। यानी जो बैंकॉक इनकी शहर है, ये बैंकॉक उनकी कैपिटल सिटी है, तो इसे ये काफी नजदीक है यहाँ पे थाईलैंड का गल्फ, या उसी में ये एसोसिएटेड है, इससे एसोसिएटेड है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड भी आप इसको याद रख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं पर्सियन गल्फ, जिसको कि हम सभी जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यहाँ जो द गल्फ लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर पर्सियन गल्फ यानी नंबर 5 पर ले चलता हूँ। ओके, अब ये वाली जो मैप है इसमें बड़े ही खूबसूरती से चीजों को दिखाया गया है। आप रेफरेंस के हिसाब से समझ सकते हैं कि मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ। यानी कि ये जो इंडिया है, तो इंडिया के वेस्ट में आपको ये नजर आ रहा है पर्सियन गल्फ, और इसी वजह से ये गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि गल्फ के चारों तरफ जो बसे हुए देश हैं वो गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं, और ये रिसोर्स रिच हैं, ऑयल रिच कंट्रीज हैं। और यहीं पर ये जो चोक पॉइंट है, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं।
तो हॉर्मुज स्ट्रेट है, एक तरफ से तो ईरान है और दूसरी तरफ से ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात, दो देश पड़ते हैं। एकदम टिप पर हालांकि ओमान ही है, लेकिन अगर ये पूरे पेनिनसुला की इस तरीके से बात करें तो इसमें दो देश हैं, एक हो गया ओमान का इनक्लेव और दूसरा हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये चोक पॉइंट कई बार कंट्रोवर्शियल होता है। अगर इसको लॉक कर दिया जाए तो ये जो देश हैं तेल इतना निकालेंगे लेकिन इधर ले ही नहीं जा पाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, जानना पड़ेगा। और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाली पतली सी वाटर बॉडी। तो इधर पर्शियन गल्फ बड़ा सा है और इधर गल्फ ऑफ ओमान बड़ा सा है और इनके बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेट है तो उसको कहते हैं हार्मुज का स्ट्रेट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये गल्फ ऑफ ओमान आप देख ही लिए। और अदेन, तो अदेन मैंने जब यमन आपको दिखाया था उस समय मैंने कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट शहर है अदेन, यहाँ पर ये वाली जगह है अदेन। और ये गल्फ ऑफ अदेन उसी के नाम पर है, अदेन गल्फ। और रेड सी को कनेक्ट करने के लिए जो ये चोक पॉइंट है, जो स्ट्रेट है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब। ठीक है, बाबल मंदब काफी इंपॉर्टेंट है और इसको कई बार कहते हैं गेटवे ऑफ टीयर्स। मतलब ये काफी पतला है, गाड़ी वाड़ी जब नाव पानी जहाज इसमें ले जाते होंगे तो एकदम नानी याद आ जाती होगी, आंसू आ जाते होंगे, तो गेटवे ऑफ टीयर्स कहते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल सरनेम, भौगोलिक उपनाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये अंकित सही बात कह रहे हैं कि जो अरब के लोग हैं इसको अरबियन गल्फ कहते हैं, इसीलिए उसको बहुत रिस्पेक्ट से द गल्फ भी कहते हैं। और ये बात बहुत आपने सही कहा, आपको लोकल और रीजनल नाम्स के बारे में अच्छी ग्रिपिंग महसूस हो रही है मुझे। ठीक है, अब ये देखते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, ये गल्फ ऑफ अकाबा काफी इंपॉर्टेंट है जब आप एशिया की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये रीजन है रेड सी का, तो ये जानते हैं आगे चल के कि यहाँ पर स्वेज कैनाल बना के उसको मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, लेकिन वहां पर इस रीजन को जब हम जूम करते हैं, चलिए यहाँ पर हम जूम करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाटर बॉडी ये नजर आ रही है और एक ये वाटर बॉडी नजर आ रही है, येलो, ये ब्लू, इस कलर से, ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये यहीं पर सिनाई पेनिनसुला को काट दिया गया और इस तरीके से ये स्वेज कैनाल बन गया। लेकिन ये वाली जो वाटर बॉडी है जिसको कि मैंने अभी जूम करा है और ये पतली सी नजर आ रही है, ये गल्फ है, गल्फ ऑफ अकाबा, और इसको कहते हैं गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, चलिए इस पिक्चर में ये लिखा हुआ चीज है, तो यहाँ पर देखिए दोनों आपको नजर आ रहा है, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, इसके कलर हटा देने पे साफ साफ आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज दोनों समझ गए। ठीक, अब अगर आप कहेंगे कि इसको मैं और सही ढंग से दिखाऊं तो मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि ये आपको दिखाया जाए एक बार, लेकिन पॉसिबल तो नहीं लग रहा है फॉर द टाइम बिंग। चलिए कोई बात नहीं, रहने देते हैं। आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ एक आइलैंड्स हैं, तो क्या मैं इन आइलैंड्स को अभी के अभी डील कर दूं या जब हम रात में मिलेंगे तब डील करेंगे? अगर अभी ये लगे कि नहीं ये ओवरफ्लो होने लगा है तो इसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये 48 मिनट्स 49 मिनट्स का सेशन हो गया और कंटिन्यूस मैं आपको नई नई चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये ज़्यादा हो सकता है मेरे लिए। तो ये बहुत आसान सा बात है, लेकिन जो लोग मैप में उतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि एक ही बार कंटेंट से दिमाग लगे कि भर गया। तो आप लोग एक बार अपने मतलब की हिसाब से बता दीजिए कि क्या मैं जारी रखूं या इसे यहीं पर रोक दूं, क्योंकि फिर हम आगे मिलेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को देखेंगे, कौन कौन सी डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, टेरिटरीज हैं। ठीक है, ओके। और इसके बाद जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, सबको हम देखेंगे। तो दो के जगह तीन वीडियोज में एशिया को कवर करेंगे, लेकिन इस तरीके से खत्म करेंगे कि कोई भी जो सवाल है वो ना छूटे। ठीक है, तो जय, आप कहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं? बाकियों का भी थोड़ा ओपिनियन ले लेना जरूरी है। कंटिन्यू, ठीक है। भावेश कहते हैं कि कंटिन्यू, तो चलिए कम से कम अभी के अभी हम लोग ये आइलैंड्स तो देख ही लेते हैं। ओके, तो मेरा वही ऑर्डर है, जब मैं वाटर बॉडी शुरू करूं, आइलैंड शुरू करूं। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर कुछ लोग नेक्स्ट सेशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए सबकी बातों को विचार विमर्श करना चाहिए, और भी दो चार लोग लिखिए ताकि मैं देख सकूं कि किसकी मेजोरिटी ज्यादा है। दो लोग कह रहे हैं कंटिन्यू करने के लिए, एक ने कहा कि नेक्स्ट सेशन में किया जाए। जरा सा मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप 20 सेकंड में डिसाइड कर लीजिए। ओके, मैं भी एक दो घुट पानी पी लेता हूँ इस बीच में।
तो चलिए, मेजोरिटी का मानना है कि हम कंटिन्यू करें, और तो इस वजह से हम लोग अभी इंपॉर्टेंट सीज को देख लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सीज हो गई, सॉरी, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को देख लेते हैं एटलीस्ट। ओके, यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे सेवर नया आइलैंड्स, और यहीं पर हम एक दूसरी भी आइलैंड देख लेंगे, नोया जिमालिया। ठीक है, तो ये नाम सुनने से आपको पता चल गया होगा कि हाँ, ये रसियन एसेंट के नाम लग रहे हैं, और इसके लिए फिर आपको ऊपर चलना पड़ेगा, रशिया की तरफ चलना पड़ेगा। ओके, और आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नोया जिमालिया, और यहाँ पर लिखा हुआ है सिवर नया जिमालिया। ठीक है, यानी आर्कटिक ओशन में पड़ने वाले ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों आइलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं, और यहाँ पर कई तरीके का रसिया के द्वारा रिसर्च वर्क भी किया जा रहा है, लगातार रिसर्च चल रहे हैं उस क्षेत्र में। ये दोनों आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हैं, नाम याद कर लीजिए। इनके नाम में आपको क्या कुछ सिमिलरिटी नजर आएगी, तो यहाँ जिमालिया लिखा हुआ है, जिमालिया मतलब हो सके आइलैंड होता है, तो नोया जिमालिया, सेवर्नया जिमालिया। ओके, आगे हम देखेंगे न्यू साइबेरिया आइलैंड को। तो ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये गल्फ ऑफ ओब आपको अब नजर आ रहा है, यहाँ पर लफ्टेव सी याद है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये न्यू साइबेरिया आइलैंड है, यानी कि ईस्ट साइबेरिया सी, जिसको कि हम लोग बहुत अच्छे से अभी समझ चुके हैं। तो इसी के नजदीक में ईस्ट साइबेरिया सी में ही आपको न्यू साइबेरिया आइलैंड नजर आता है। ठीक है, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आता है रैंगल आइलैंड्स, या वारंगल, जो आप कह लीजिए। हमारे देश में एक डिस्ट्रिक्ट है वारंगल, और इसी तरीके से मिलता जुलता कुछ नाम है, रैंगल, रैंगल जो आप कह लीजिए। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है रैंगल आइलैंड्स। ठीक है, अब चार आइलैंड्स को अगर आपको मैं कह दूं कि वेस्ट से ईस्ट अरेंज करना है, तो सबसे पहले आप नोया जिमलिया बताएंगे, फिर सेवर नया बताएंगे, फिर बताएंगे ईस्ट, ये न्यू साइबेरिया, ये ईस्ट मैंने लिख दिया गलती से, ये न्यू साइबेरिया, और सबसे बाद में यहाँ पे व्रैंगल, NSNW, इस तरीके से। हालांकि ये एक्रोनिम कभी याद नहीं रह सकता है, और इन तरीके के एक्रोनिम्स को मैं आपको बोलूंगा भी नहीं याद रखने के लिए। तो ये चारों बात अपने मैप में चारों को आप मार्क करिए, और इन चीजों को एक बार फिर से आप बोलने की कोशिश करिए, नोया जिमालिया, सेवर्नया जिमालिया, न्यू साइबेरिया और वरंगल। ठीक, जब ये चारों हो जाते हैं, यानी कि ये हम लोग आर्कटिक रीजन के जो आइलैंड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं एशिया के हिसाब से, मैपिंग के हिसाब से, उन्हें हम देख लिए। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्यूरिल आइलैंड्स को। क्यूरिल करेंट्स, क्यूरिल की धारा, जब आप ओशन करेंट्स को पढ़ते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आए दिन नजर आते हैं आपको। ठीक है, तो क्यूरिल एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी रही है, मतलब ये बोन ऑफ कंटेंशन है रशिया के बीच में और जापान के बीच में। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है क्यूरिल आइलैंड्स, और ये डॉट 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 नजर आ रहे हैं, और इसी से सटे यहाँ पर क्यूरिल ट्रेंच है। यानी कि अगर कभी बात आए कि ये क्यूरिल क्या है और कहाँ पर है, तो आप इसको सही ढंग से समझ सकें, बता सकें, इसके लिए। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। और आप देख लिए क्यूरिल, क्यूरिल की करंट की बात होती है, तो आप समझ गए ना इस क्षेत्र के बारे में कि हाँ, ये बेरिंग सी से नीचे है, और ये जो ईस्ट सी या सी ऑफ जापान है, इससे ऊपर है। सी ऑफ ऑक्टोस से ये साउथ ईस्ट में है रीजन। तो ये क्यूरिल है, और ये कामचटका पेनिनसुला है, इसका एक्सटेंशन आपको लग रहा होगा, और इस तरीके से ये होकैडो का भी एक्सटेंशन मान लीजिए, होकैडो, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट सा रीजन हो गया। जरा सा आप मुझे वक्त देंगे, फॉर 10 सेकेंड्स, आई विल बी बैक। ओके, तो ये समझ पा रहे हैं क्या, आप देख पा रहे हैं? ये क्यूरिल जो रीजन है, आप समझ गए इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यूरिल आइलैंड्स है और ये क्यूरिल ट्रेंच है। तो अब अगर लोकेशन पूछने को आता है तो शायद आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, जब हम क्यूरिल भी देख लेते हैं, तब हम देखेंगे यहाँ पे रियूकू आइलैंड्स को। ओके, इसके लिए हम इस मैप पे चलते हैं, इसको मैं जूम करता हूँ, और मैं आपको इसमें रियूकू आइलैंड्स दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए,
यहाँ पर ये क्यूरिल वाला आइलैंड का हिस्सा देख लिए। अब यहाँ पर आप इस रीजन को देखिए, ईस्ट चाइना सी के पास आप देखिए, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, ये तो गजब फिसल रहा है, हाँ ये रहा रियूको आइलैंड्स। तो रियूको आइलैंड्स यानी कि ऊपर में देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो ये कामचटका पेनिनसुला था, फिर आता है क्यूरिल, फिर ये जापान के 4 आइलैंड्स आ जाते हैं, होkkaido, होन्सू, ये क्यूसू है और एक सिकोकू है। यानी नॉर्थ से साउथ में होkkaido है, फिर होन्सू है, फिर सिकोकू का नंबर आता है और क्यूसू। और जो जापान की कैपिटल है वो होन्सू पर है, टोक्यो जो है होन्सू पर है, और होन्सू सबसे बड़ा भी है। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से रियूको आइलैंड्स नजर आते हैं, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और रियूको आपको याद रखना पड़ेगा, ये न्यूज में रहा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, समझेंगे हम आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको कहते हैं बोनिन आइलैंड। तो ये आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये एकदम नया नया सुना सा नाम लग रहा है, ये बोनिन आइलैंड कहाँ है। तो ये रियूको आइलैंड्स जब आप पहुंच चुके हैं तो रियूको आइलैंड के आपको ईस्ट में देखना है, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं भी नजर आए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बोनिन ट्रेंच नजर आ रहा है लिखा हुआ, यानी ये जो क्षेत्र है यहीं पर आपको बोनिन आइलैंड्स नजर आएंगे। आपके मैप में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और हर मैप में नहीं दिखाया जाता है। लेकिन ऑक्सफोर्ड वाला जो मैप है तो ये रियूको और इसके इधर बोनिन आइलैंड, जहाँ पर कि जापान का अपना ये टेरिटरी है, याद रखना है, ठीक है। और ये वोल्केनो आइलैंड्स वगैरह वो भी जापान से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। तो रियूको और रियूको के ईस्ट में आपको बोनिन आइलैंड नजर आ रहा है, ठीक। अब आगे हम देखेंगे बेबुयान आइलैंड्स को, बबुआन बेबुआन आप जो कह लीजिए, और वो भी इसी क्षेत्र में है। यहाँ पर यहाँ मैं आपको और नीचे ले चलता हूँ, तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं अगर आपसे कहूँ कि कहाँ आपको देखना है, तो ये कहेंगे कि ये बेबुयान जो है ये है ताइवान और लुजोन के बीच में, यानी कि ये ताइवान हो गया, और लुजोन यानी कि ये फिलीपींस जो है, इसका जो एक इम्पोर्टेंट जो आइलैंड है, बड़ा सा आइलैंड है जिस पर कि मनीला है, इन दोनों के बीच में ये छोटे छोटे जो आपको ड्रॉप जैसे नजर आ रहे हैं यही बेबुयान आइलैंड्स हैं, ठीक है। चलिए एक बार ये जो डिजिटल मैप है इसमें देखें, यहाँ पर तो दिखाया नहीं गया है, ये लुजोन है, लुजोन के नाम पर लुजोन स्टेट, तो ताइवान या कह लें कि बेबुआन आइलैंड जो है वो लुजोन स्टेट में लोकेटेड है, ऐसे भी आप बता सकते हैं, ठीक। अब एक दो और हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड, पार्सेल आइलैंड्स, ये काफी न्यूज में रहते हैं, और इनके साथ एक स्कारबोरो आइलैंड भी आता है। ये कहाँ पर है, तो ये डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में है, इसमें लग रहा है कि इन्होंने नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर स्पार्टली और पार्सल आइलैंड्स इस रीजन में है, और आप जानते हैं कि ये कितना ज्यादा विवाद का मुद्दा है, और यहाँ कई सारे देश क्लेम करते हैं, जैसे कि चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपाइंस, ब्रुनई, ये सारे इस पर क्लेम करते हैं। और क्लेम की वजह क्या है, जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या कहता है कि ये वेल रिच, रिसोर्स रिच जगह है और स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए लड़ते रहो जब तक मर नहीं जाते हो, ठीक है। तो स्पार्टली, पार्सेल और स्कारबोरो आइलैंड्स आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये फिलीपाइंस, फिलीपींस आर्कीपेलगो कहते हैं, आर्कीपेलगो का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और माना जाता है कि फिलीपींस के आर्कीपेलगो में 7000 प्लस आइलैंड्स हैं, 7000 प्लस आइलैंड्स हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक लुजोन है और एक है मिंडनाओ। तो अभी के अभी हम लोग लुजोन को देखें, और ये नीचे में आपको मिंडनाओ नजर आ रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कहलाएगा एक साथ कि ये फिलीपींस है, लेकिन इसमें आपको ब्रॉड स्तर पर बताना है कि ये रीजन हो गया, ऊपर में लुजोन और नीचे में मिंडनाओ है, नॉर्थ साउथ के हिसाब से भी आपको बताना पड़ेगा, तो ठीक है। और इंडोनेशिया, अब इसके बारे में तो आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ी आर्कीपेलगो है, और इसमें टोटल 13,000 प्लस आइलैंड्स हैं, और जिसमें इंपॉर्टेंट है जावा, सुमात्रा, ये बोर्नियो हो गया उसका ये हिस्सा, अब ये इसके अलावा सेलबिज हो गया, यहाँ पर बाली है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं उन्हें हम अभी के लिए देख लिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो, आप मुझे बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आप में कोई कंफ्यूजन है, और उसके हिसाब से ही हम चीजों को कोप अप कर पाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, 1 घंटे का ये करीब सेशन हो गया है, और मुझे लगता है कि अभी से टर्मिनेट कर देना चाहिए, फिर हम आगे मिलेंगे और चीजों को डिस्कस करेंगे आगे में, ठीक है। तो हम